बहुत मज़ा आएगा। लॉजिस्टिक्स इतना बड़ा सेक्टर है। हमारे घर पे एक प्रोडक्ट हम जैसे ही अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं फटाफट हमारे घर पे आ जाता है। हमारी उम्मीद ये रहती है कि इंस्टेंटली अगले दिन ही हमारे पास पहुंच जाए। अगला दिन छोड़ो, अब तो 10 मिनट के अंदर भी पेशेंस नहीं है। क्विक कॉमर्स का जो नया वेव आया है, हमें चाहते हैं कि बस ऑर्डर दबाया, बटन दबाया और घर पे सामान आ जाए। तो इसके पीछे का जो पूरा बैकएंड है, जो लॉजिस्टिक्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आपने इतनी अमेजिंग कंपनी बनाई जिसका नाम है पिकर। वो आपने फाइनली अब शिप रॉकेट को सेल की। अभी उसके अंदर आप और इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हो। सब कुछ सीखने वाले हैं आज आपसे। बट उससे पहले आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। डन है ब्रो, सच ही बोलेंगे। परफेक्ट। झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। कहाँ से आते हो? और अच्छा, सो यार मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन फरीदाबाद। यहीं स्कूलिंग थी, सब कुछ यहीं था। पहली बार फरीदाबाद से बाहर वाज आईआईटी गुवाहाटी, बीटेक मैथ्स कंप्यूटिंग 2009। ओके। फिर उसके बाद गुवाहाटी के बाद नेक्स्ट स्टॉप बैंगलोर। बैंगलोर में एक बार इंटर्न करी। बैंगलोर में क्या करने गए थे? जॉब लगी थी कंसल्टिंग में, आयरन में अच्छा। नाम से कंपनी थी जो बाद में यूनाइटेड लेक्स ने खरीद ली थी। तो वहाँ 2013 में ज्वाइन किया था। उससे पहले थोड़ा बहुत इंटर्न का इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला था, बेल्जियम, यूरोप वगैरह। और फिर एक स्टार्टअप एक्सपीरियंस भी मिला 2012 में अमागी मीडिया लैब्स में। बैंगलोर में ही था वो भी। फर्स्ट टाइम बैंगलोर कॉलेज के दौरान ही हो गया था। फिर उसके बाद बैंगलोर में जॉब थी, बहुत अच्छा इकोसिस्टम था वहाँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम। और ज़्यादा डीप जाने लगा। पहले लगता था कि स्टार्टअप में बहुत मेहनत है, थोड़ी चिल लाइफ बनाते हैं। हाँ। बट बाद में चिल लाइफ आई तो फिर स्टार्टअप की तरफ जाने का रुझान हुआ। मतलब चिल लाइफ की डेफिनेशन क्या है वैसे आपकी? बोरियत फील होने लग गई, मतलब बहुत कि हाँ। कुछ करना है अच्छे से, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे लगा के कुछ बढ़िया क्रांतिकारी बनाना है। फिर ऐसा लगा जॉब में क्यों बनाना है अपने उसमें खुद का क्यों ही नहीं बना लो। बनाता जैसे। कितने साल जॉब किया आपने? मैंने तो 1 साल जॉब की थी। अच्छा, उसके बाद खुद का स्टार्ट करने का उसके बाद सोच खुद लिया? का स्टार्ट किया, वो भी लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई फर्स्ट जॉब। हमने अपना एक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब इवनिंग तक जॉब, रात भर प्रोडक्ट। तो मतलब ऑलमोस्ट लाइफ 1 साल तक चली गई थी, समझ ही नहीं आया तक कहाँ चली गई। बट वहाँ वो प्रोडक्ट बना, अच्छा लगा, क्या वे एंड प्रोडक्ट ऑफ था वो? टाइम था। वो प्रोडक्ट था, एक टेक प्रोडक्ट था जिसमें हम ऑफलाइन इंटरव्यूज़ को ऑनलाइन ला रहे थे। अच्छा। तो आधी विंडो, बेसिकली हमने एक पूरी विंडो बनाई थी, इसमें से आधी विंडो पीयर टू पीयर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। और आधी विंडो थी एक कंपाइलर, शेयर्ड कंपाइलर टाइप का प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों से कोड करा सकते हो, वाइट बोर्डिंग करा सकते हो, एमसीक्यूज़ करा सकते हो। तो काइंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यूज़ जो ऑफलाइन होते हैं उन्हें ऑनलाइन करने का अभी जो प्रोडक्ट एक था। स्टार्टअप है इंटरव्यू, आई थिंक वो भी सिमिलर टाइप का काम कर रहा है। इंटरव्यू आई एम नॉट श्योर, मतलब हैकर रैंक है, राइट। हैकर अर्थ है, उनके पास ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने 2013 में बनाया था, तब काफ़ी वेयर्ड ऑफ टाइम था, स्टार्टअप्स लेते थे। बट वही है, पैसे लेने में फाइट आती थी लोगों से। बट ये था, प्रोडक्ट एक्नॉलेज होता था, इंडिया से बाहर भी यूज़ हो गया, उसके पैसे भी मिले। बट उतनी फील नहीं आई और उतना अच्छे से हमने रन भी नहीं करा। फर्स्ट एक्सपीरियंस बट था। मैं यहाँ पे सॉरी ये पूछूंगा कि ये वाला आइडिया ही कैसे दिमाग में आया करने को उस टाइम पे? यार उस समय ये दिमाग में ऐसे आया कि जब जॉब चल रही थी ना, तो बहुत मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह करने का शौक रहता था, हैकर रैंक, हैकर अर्थ वगैरह पे। तो काफ़ी कोड वोड करता था मैं तो पर्सनली, और मेरा जो एक और फाउंडर था वो भी बहुत करता था। तो हम लोग सैटरडे संडे अगर कहीं बाहर नहीं जा रहे तो हम लोग बैठ के इन्हीं प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग करते थे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और ऐसा लगता था कि यार ब्रेन शार्प हो रहा है, अच्छा लग रहा है, रेलिवेंट सा फील होता था कि कुछ सोचते हैं, करते हैं। तो ऐसे करते करते एक दिन हमें लगा कि यार ऐसा एक प्लेटफॉर्म थोड़ा और बेटर वे में बनाते हैं जो इंटरव्यूज़ में काम आएगा। B2B यूज़ केस है, फिर लोग भी आपस में कोलैबोरेटिव प्रोग्रामिंग करने लगेंगे, शायद कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी आगे लोग कंपनियों में करने लगे इस टूल से। तो ये सब थॉट प्रोसेस बनने लगा। थोड़ा फर्स्ट स्टिंग था, लर्निंग बहुत थी, प्रोग्रामिंग से और ज़्यादा फील आई, MVC फ्रेमवर्क समझ में आए, वेब प्रोग्रामिंग समझ में आई, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रही। तो ऑलमोस्ट हर दिन हम 10 नई चीज़ 20 नई चीज़ सीख ही रहे थे। हाँ, तो मज़ा आ रहा था। तो ऐसे करते मतलब करते मजे के लिए स्टार्ट। किया हाँ बेसिकली। हाँ, पहला लर्निंग के लिए किया, और उसे और अच्छा कर सकते थे बहुत। मतलब वो तो बहुत बड़ी चीज़ बन जाता आगे चल के, वाइट हैट वगैरह हाँ 2016 17 18 में आए, जाके 17 18 के बाद ही आए शायद। हाँ। हाँ फील तो हुआ कि यार अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? नहीं नहीं यार, इतना फील नहीं। मतलब देखो एक चीज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बायगॉन्स और बायगॉन्स। तो इतना सोचते नहीं है, अब आगे बढ़ो अपना। हर समय कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आती है, उसको ग्रैब करते हैं, अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं। यही फिलॉसफी रही है। और कितने टाइम किया ये वाला स्टार्टअप? 1 साल बनाया, 6 महीने चलाया टाइप्स। अच्छा। हाँ, बट उसके बाद फिर ये था कि हम 4 ही लोग थे और सबके एस्पिरेशंस डिफरेंट हो रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसे बेच देते हैं। इसे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, हर न्यू एज कंपनी जो भी
टेस्ट वगैरह या प्रोग्रामिंग वगैरह में अपग्रेड कर रही थी, उन सब की नीड थी, तो थोड़ा बहुत सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट सा कर दिया ये। और फिर उसके बाद क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब समझा मतलब नहीं। सोर्स कोड दे दिया अच्छा, किसी को बेच दिया, किसी को मतलब किसी बड़ी के साथ कंपनीज को दे करें। दिया कोड ही एक किस्म से। हम मतलब बड़ी कंपनीज को नहीं, एक स्टार्टअप था टैलेंट पैड करके, उसको दे दिया था पूरा प्रोडक्ट। अच्छा, बाकी जगह थोड़ी बहुत लोगों से एपीआईज वगैरह थी वो दी थी, बट वो फिर लोगों को अपने आप बनाने लग गए। क्या हमने बेसिकली प्रॉफिटेबल एग्जिट था उस टाइम पे ये? मतलब हमने ऐसा कुछ वो करा नहीं था, हम लोगों ने तो 50,000 के बैंक बैलेंस से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ऐसा हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, टाइम और मनी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। बट कमाए कितना हाँ उस थोड़ा टाइम पे? बहुत कमाया था, उसमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं कमाया था, अच्छा। इतना कमाया था कि हाँ ये फील नहीं हुआ कि 6 महीने जॉब छोड़ के कुछ करा। हाँ हाँ, हाँ। ओके। और फिर उसके बाद उससे ये बैकिंग आ गई कि हम कुछ बेटर कर सकते हैं, लाइक वी कैन ऑल्सो डू दिस। और फिर हमने फिर पिकर स्टार्ट कर लिया था, वही सेम 4 लोगों ने? उन 4 में से 2 लोगों ने। अच्छा, फाइनली फिर जिन 2 ने किया उनमें से एक आप थे, पिकर हाँ जिन्होंने हाँ, किया, और और एक दूसरे वाले अंकित कौन थे? अंकित कौशिक। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? 2 लोगों ने पिकर स्टार्ट किया। हाँ फिर हमारे जो बॉस थे पहली कंपनी में, हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने आईएसबी अपना रैप अप किया था उसी साल, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया। हमने कहा हम तीनों मिलके कुछ खोलते हैं। फिर हमने वैभव को अप्रोच किया कि तू आ फ्रंट एंड वाला पार्ट तू देख, बैक एंड मैं देखूंगा टेक में। हमने रितिमान को कहा सेल्स आप देखो, अंकित ऑप्स देख रहा था। तो ऐसे करते करते कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट बना। फिर और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हमने उनको रोपिन किया कि यार बहुत ऑपरेशनल हैवी है, मतलब पिकर हमने सोचा था 2 घंटे की डिलीवरी की कंपनी बनाते हैं। बट क्यों लॉजिस्टिक्स ही क्यों शुरू किया? यार उस समय लॉजिस्टिक्स डोमेन बहुत हॉट था, और जब हम बैंगलोर से गुड़गांव शिफ्ट हो रहे थे, दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे, तो हमने देखा कि बहुत सारी कंपनियां हैं, सबके अलग अलग प्राइसेस हैं, सबके अलग अलग टैक्स हैं। तो ऐसा लगा कि यहाँ कुछ डेमोक्रेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है, और कोई बहुत क्विक डिलीवरी की चीज़ बनी नहीं हुई है। बट जब हम घुसे थे उसमें, जब हमें रियलाइज़ हुआ कि 25-30 कंपनियां खुल गई हैं जो यही चीज़ कर रही हैं। बट हमने कहा चलो, हमने सोचा है तो इस बार हम पीछे कर ही नहीं लेते हैं। हटेंगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो बस ऐसे करते करते हमने 15 में स्टार्ट कर लिया, बहुत ही रश में स्टार्ट किया, बट हमने टीम बनाई और हम इन थे कि थोड़ा बड़ा गेम खेलेंगे इस बार पीछे नहीं हटना, जो आए आए। बट लॉजिस्टिक्स का कोई बैकग्राउंड और कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था? जीरो एक्सपीरियंस, मतलब हमें आइडिया भी नहीं था लॉजिस्टिक्स के टर्म्स का। फिर? ठीक है, बट स्टार्ट करना था, कुछ सीखेंगे ही, अच्छा है, सीखते सीखते इंसान बढ़िया इवॉल्व होता है। हाँ, मतलब आप बेसिकली ये देखते थे कि इस टाइम पे मार्केट में क्या ट्रेंड में अप है, और यार क्या अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ ये एक है, और दूसरा कि यार एक्सपीरियंस वगैरह ना कई बार बायसनेस भी ले आता है, ये तो मेरी लर्निंग बाद में आई कि एक्सपीरियंस वगैरह के साथ जाते हो ना, तो आप पहले ही एनालिसिस पैरालिसिस बहुत करते हो। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक उतरते हो ना किसी चीज़ को लेके, तो आप इनोवेशन कर सकते हो। और इंडिया, आप देखो इंडिया में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी ही हैं कि जहाँ लोग आते हैं, कुछ इनोवेशन से स्टार्ट करते हैं, और इवेंचुअली उन्हें फिगर आउट हो जाता है कि क्या स्केल होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब आइडियली मेरे को तो खुद बहुत बड़ी वैलिडेशन आई थी कि हर डोमेन में कुछ ना कुछ अच्छी डिसरप्शंस हैं। इसकी मतलब अगर आप कमिटेड हो, अगर आप हो कि भाई बिना मतलब रिस्क लेने के लिए, रेसिलियंस के लिए, टिकने के लिए, कुछ अच्छा सॉल्व करने के लिए, तो फिर जाना चाहिए, किसी भी डोमेन में जाना चाहिए। तो फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या था? आपने पहले कोडिंग से स्टार्ट किया, या पहले कस्टमर्स के पास गए, बातें की, समझा? नहीं, हमने पहले कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करी पिकर में। हमने सबसे पहले समझा कि हमें पहला चीज़ क्या करनी है, तो हमने कहा कि चलो राखी डिलीवर करते हैं। अच्छा, हमने मई जून के अराउंड स्टार्ट किया था। फिर राखी का सीज़न आया, तो हमने कहा चलो राखियाँ डिलीवर करते हैं। हमने 4 डिलीवरी बॉय हायर किए, और जो लोकल एजेंसी होती है ना, जैसे ट्रैक ऑन, ओवरनाइट वगैरह, लोकल शॉप्स होती है, इनके पास गए और इनको कहा कि कुछ पार्सल आपको देंगे जो दिल्ली से बाहर के होंगे, दिल्ली एनसीआर से बाहर के, वो आप डिलीवर करना, और दिल्ली एनसीआर के अंदर हम खुद डिलीवरी करेंगे। तो ऐसे मिल के हमने थोड़े कस्टमर डिमांड जनरेट करी और उनके लिए डिलीवर करा, और सबको ट्रैकिंग एक्सेल में ली, और 20-20, 25-25 मिनट पे खुद ही बना के भेजी। अच्छा। पहले हमने पूरा मैनुअल रन तो किया। राखी के ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे थे इनके? वो कुछ ट्रैक ऑन वाला लेके आता अच्छा, था अच्छा, कि वो अच्छा। जो कस्टमर्स उसे देते थे बाहर के ऑर्डर, तो वो आपको आउटसोर्स कर रहे थे अपनी डिलीवरी? थोड़ा हमने अखबारों में सुबह सुबह छोटे छोटे पैम्फलेट डलवाए 5 बजे जाके, वो बटे, वहाँ से हमें कॉल्स आए। फिर थोड़े हमने अपने नेटवर्क में लोगों को देखा, जो लोग छोटी छोटी चीज़ें सेल करना स्टार्ट कर रहे थे। D2C हमें पता ही नहीं था कि कोई टर्म भी होता है उस समय, तो हमें को कुछ भी ई कॉमर्स किसी भी टाइप का, जहाँ जहाँ हमें रूट्स मिल सके हम गए, और थोड़ा थोड़ा हमने सबसे स्टार्ट किया। फिर हमें समझ में आ गया कि यार हम कर सकते हैं। फिर हमने एक बहुत बेसिक सा वेब वर्जन बनाया, एक छोटी सी ऐप बनाई, डिलीवरी बॉय के लिए एक छोटी सी ऐप बनाई, बहुत बेसिक,
वैसी की मतलब जो हैकाथॉन्स में बनती है इस टाइप की चीज़ें कर आके फिर स्टार्ट कर लिया। अच्छा। हाँ, फिर ऐसे करते करते हमारा पहला एक एंजल राउंड हो गया 3-4 महीने बाद। वहाँ हमने HNI से ही पैसा ले लिया, अच्छे लोग थे, मतलब बहुत हेल्प किया उन्होंने ओवर द अलॉन्ग द वे। और फिर हम वो फंडिंग राउंड के बाद हम स्नैपडील के पास गए, 1mg के पास गए, इन सब के कुछ पिन कोड्स हमने पकड़े इंट्रा के। फिर हमने D2C ब्रांड टाइप के जो लोग थे जो भी कुछ भी तो आप बेचना मोस्टली स्टार्ट कर इंट्रा रहे थे। सिटी ही करते थे? हाँ, उस समय हम इंट्रासिटी ही करते थे। शिप फोकस भी रॉकेट वही को भी था? पकड़ा हमने, क्या कार्ट रॉकेट था उनका प्रोडक्ट, हाँ। क्राफ्टली हाँ। था, तो उनकी तब दिल्ली NCR की शिपिंग हम करते थे। अच्छा। हाँ। बट जब आप सबसे पहले इन ट्रैकऑन वगैरह के पास गए, आपका पिच क्या था कि यार आप हमें डिलीवरी आउटसोर्स करो? उनका तो खुद का डिलीवरी है नेटवर्क। है बट हमने कहा हम 2 घंटे में डिलीवरी करेंगे, वो नहीं कस्टमर्स करते थे को उस वाव टाइम? फैक्टर कोई भी नहीं करता था। अच्छा। स्टार्टअप्स ही थे जो 2 घंटे में डिलीवर करने का कुछ डिसरप्ट कर रहे थे, कोई भी नहीं करता था। कॉस्टिंग भी नहीं आती थी यार 2 घंटे की डिलीवरी की। तो वही समझना है मुझे कि आप लोगों की कॉस्टिंग कैसे जस्टिफाई हो रही थी, उनकी क्यों नहीं हो पा रही थी? यार देखो, जब हमने स्टार्ट किया हमने थोड़ा ऐसे स्टार्ट करा कि 5 रुपए बच जाए हमारे। तो हम डिलीवरी बॉय की पेट्रोल कॉस्ट, डिलीवरी बॉय की रिस्क कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं थी कि पैसे लेके भाग जाए डिलीवरी बॉय, अच्छा। ठीक है, सामान खो जाए, ये सब बिल्कुल वैसी चीजें थी कि जो पता नहीं लोगों को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमने कर ली थी उस समय। हाँ। बट तो वह जैसे जैसे लर्निंग्स मिल रही थी, हर लर्निंग पेड ही मिली, कभी कोई फ्री लर्निंग नहीं मिली, तो ऐसे करते करते हम इवॉल्व होते रहे। तो ये जब लर्निंग्स मिल गई उसके बाद भी प्राइसिंग आपकी सस्टेन रही, लोअर रही कंपेयर टू नहीं यार, फिर हमने ना कोहोर्ट ऐसे बनाया है कि यार बड़े कस्टमर्स जो हैं उनको लाते हैं, ब्रांड नेम दिखता है कि यार स्नैपडील आपसे काम करता है। उस समय तो स्नैपडील बहुत वाज अ वेरी बिग थिंग, बिल्कुल। तो दिल की डील कैंपेन चल रहे थे। हाँ। ठीक है, और फिर क्या नाम है 1mg उस समय बहुत एकदम से इवॉल्व हो रहा था। फिर और भी हमें बहुत सारे ब्रांड्स मिले छोटे छोटे हर तरीके से। हमने कोशिश करी कि अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी कोई छोटे मोटे लॉट्स मिल जाएं कहीं, वो उस समय वो नहीं मिले थे। फिर और क्या नाम है कुछ हमने और क्लाइंट्स ढूंढे अपने नेटवर्क में, जो जो कुछ भी बेच रहा है सबको पकड़ा। फिर यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ जिस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसे क्राफ्टली एक मार्केट प्लेस मिली और मार्केट प्लेसों के पास गए कि आप लगा लो। फिर हमने देखा कि यार इंडिया मतलब दिल्ली NCR के बाहर भी के भी पार्सल आते हैं, तो हमने सोचा यार हम क्यों दिल्ली NCR करें खाली, हम बाहर वाले भी करते हैं। तो हमने हाँ इंटरसिटी भी करते हैं। तो फिर हमने ब्लू डार्ट से टाई अप किया, फिर हमने फेडेक्स से टाई अप किया, फिर हमने औरों से भी डिलीवरी से टाई अप किया। उस समय यूपी में कोई COD करता ही नहीं था डिलीवरी के अलावा, तो हमने कहा यार चलो COD के लिए डिलीवरी। ऐसे करते करते खुद एक्सप्लोर करते करते चीज़ें हमें क्लियर होने लगा। बट वही है, जब तक क्लियर होता है हमारे पैसे ऑलमोस्ट जल गए जो हमने रेस किए थे पहले राउंड। कितने पैसे रेस किए थे तब? हमने 1.25 करोड़ रेस किए थे तब हम। और कितने टाइम में बर्न हो गए थे ये? 1 साल में। हाँ। अच्छा। मतलब हम पे लास्ट 10-15 लाख रुपए बचे थे। अच्छा। और मतलब उसमें वही है कि लोगों की सैलरियाँ वगैरह देनी थी, तो लास्ट मंथ की वो हमने दी थी। और कोई ऐसे बहुत मेजर फायरिंग नहीं हुई थी, बट हम थे भी लिमिटेड ही लोग, ऐसा नहीं था कि हमने बहुत बड़ी टीम कर ली। हम 4 लोगों की टेक टीम बनाई थी। हम शुरू से ही थोड़ा मतलब लीन टीम के साथ ही चलते थे। डिलीवरी बॉयज़ वाली मैनेजमेंट में थोड़ी फाइट आई थी कि वो एकदम से जब 30-40 डिलीवरी बॉय हो जाते हैं तो उन्हें मैनेज करने का एक्सपीरियंस भी एक लर्निंग थी बहुत बड़ी, कि धरना वरना दे दिया था लोगों ने। अच्छा। किस बात पे? कि वही कि अब उन्हें समझ में आ गया था कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो इन लोग वही, अब यार वही है ना, डूबती नाव में हर तो आपके कोई। पेरोल पे होते थे ये सब? हाँ, उस समय हमने पेरोल पे रखे थे, बट फिर हमने बाद में एजेंसी को इन्वॉल्व किया था। बट स्टिल उन्हें ये था कि हमें 2 महीने 3 महीने का कंपनसेशन एक्स्ट्रा मिले, जबकि उस समय डिलीवरी बॉयज़ की बहुत डिमांड थी। मतलब हर कंपनी डिलीवरी बॉय ही चाह रही थी उस समय, तो हर डायमेंशन चारों तरफ डिलीवरी बॉय की डिमांड थी। बस वही बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात होती है, सारे डिलीवरी बॉयज़, मतलब वो भी एक हमारे लिए एक्सपीरियंस था। बट हमने जितना जिसको बेस्ट कंपनसेट कर सकते थे करा था। और फिर सोचा था कि भाई हमने सबने आपस में बात करी कि अब आगे क्या करना है। हाँ। तो हमने सोचा कि इसी मॉडल को करते हैं, जस्ट डैट खुद नहीं करते, अच्छा। लोगों से कराते हैं, कि पार्टनर बनाते हैं, वेंडर बनाते हैं जो डिलीवरियाँ करें। जैसे हम इंटरसिटी में कर रहे हैं वही चीज़ इंट्रासिटी में करते हैं। 2 घंटे में करने की क्या ज़रूरत है, सेम डे करते हैं, नेक्स्ट डे करते हैं। फिर हमने दुकानदार पकड़े, फिर हमने दुकानदारों से डिलीवरियाँ कराई कि हर दुकानदार के यहाँ 3 से 4 मतलब रिसोर्सेज थे, तो वो लोग 50-40% यूटिलाइज थे। तो हमने कहा कि हमारे लिए डिलीवरियाँ कर लेंगे, हमारे लिए वेट कर लेंगे, नॉर्मल दुकान कर लेंगे पार्सल्स का, नॉर्मल दुकान जो होती है। हाँ, नॉर्मल रिटेल शॉप्स। अच्छा। ओवरनाइट ट्रैक ऑन टाइप की फ्रेंचाइजी शॉप्स भी, DTDC टाइप की फ्रेंचाइजी। हमने कहा हर आदमी जो हमसे जुड़ सके उससे हम डिलीवरी भी कराएंगे, उसी से हम वेयर हाउसिंग कराएंगे और उसी सॉर्ट से ऑफ वेट एक कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया आपने लॉजिस्टिक्स का, हाँ, बना, हाँ, उससे फ्रीलांस सोचा। नेटवर्क। अच्छा। हाँ, फिर
उसमें क्या होता था, हैंडशेक्स बढ़ गए कि हम पे आएगा पार्सल, उन पे जाएगा पार्सल, उनसे कोरियर को जाएगा पार्सल या कस्टमर को जाएगा पार्सल। फिर वो फील आने लग गई कि बहुत ऑपरेशनल इंटेंसिव बिजनेस बन रहा है, बट हाँ अब हम ब्लीड नहीं कर रहे थे, अब हम नेक टू नेक चल रहे थे। बट डिलीवरी टाइम बढ़ गया उससे। हाँ, डिलीवरी टाइम पहले से बढ़ गया, बट मार्केट के हिसाब से ऑप्टिमल ही था। इंट्रासिटी डिलीवरी लेस देन, मतलब क्लोज टू 90% डिलीवरियाँ 48 आवर्स के अंदर अंदर हो जाती थी। अच्छा, हाँ वही उस टाइम डिमांड थी मार्केट हाँ, की। डिमांड थी, वो भी अच्छी डिमांड थी लोगों का, उससे भी कन्वर्जन बढ़ता था डिलीवरी में, सीओडी पे बेटर डिलीवरी परसेंटेजेस आती थी। फिर इंटरसिटी में हमारा एग्रीगेशन मॉडल बन गया था, हम पे कोरियर्स बन गए थे, अपने कोरियर्स के इंटीग्रेशंस बन गए थे, लेयर समझ में आ गई थी, एक्सपीरियंस लेयर समझ में आने लग गई थी। क्या फिर होती है हमने एक्सपीरियंस लेयर? कि एंड कस्टमर को ट्रैकिंग ढंग से मिले, एंड कस्टमर को लेट होने के मैसेजिंग मिले, एंड कस्टमर को पता चले कि उसने जहाँ से ऑर्डर किया है उसका विजिबिलिटी बने। ये सब चीज़ें ना बहुत सुनने में बेसिक लगती हैं, बट उस टाइम थी ही नहीं। राइट, अब उस बाय टाइम डिफॉल्ट लगता है हाँ, ये। अब ये सब ऐसा लगता है कि ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उस समय D2C नाम से चीज़ भी कुछ नहीं थी। उस समय ऐसा था कि आप मानो कि जैसे आज अगर ई कॉमर्स में मतलब ऑलमोस्ट 90 करोड़ ऑर्डर हो रहे होंगे एक महीने में, उस समय अगर मान लो 50 करोड़ ऑर्डर भी थे, तो 50 करोड़ में D2C 50 लाख 1 करोड़ टाइप था। सब मार्केट प्लेस ही था, हाँ। Amazon, हाँ, अब फ्लिपकार्ट। 90 करोड़ में 10 से 12 करोड़ है। उसके अलावा भी 10-12 करोड़ मीशो टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ। तब डाइवर्सिफिकेशन भी हुई है। बिल्कुल। बट आपने काफ़ी बीच में चैलेंजेस की बात की। एक तो बोला कि जैसे लॉजिस्टिक्स स्केल होता है, ऑपरेशनल बहुत हैवी हो जाता है और मैनेज करना दिक्कत है। हाँ, मैंने ओवरऑल लॉजिस्टिक्स बिजनेस में सबसे मेजर 2-3 चैलेंज हैं क्या? एक तो टेक का चैलेंज है। अगर आप टेक नहीं अडॉप्ट करोगे तो आप बहुत इनएफिशिएंटली चलोगे, खासकर अपने हर टाइप के ऑपरेशन में, बीट फर्स्ट माइल, मिडिल माइल, लास्ट माइल, इनफैक्ट वेयर हाउस मैनेजमेंट, एवरीथिंग टेक। अब ये सब टेक से होने लग गया है। क्या ये क्या उस दिक्कत समय आती है बहुत वेयर हाउस चैलेंज की था। बात करें तो? जैसे वेयर हाउस में सॉर्टिंग वगैरह, इन्वेंट्री प्लानिंग वगैरह, इन्वेंट्री का क्या नाम है, हैंडशेक्स, कितने भी इन्वेंट्री, मतलब बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। जस्ट लाइक कि आप इन्वेंट्री से कैसे हैंडल करोगे, इन्वेंट्री अंदर कैसे आएगी, इन्वेंट्री बाहर कैसे जाएगी, इन्वेंट्री कितने टाइम तक रहेगी, इन्वेंट्री की लाइफ क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इन्वेंट्री उसके मतलब बाद, प्रोडक्ट की बात हाँ कर रहे हो? हाँ। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों में पैकेजिंग होनी है, कौन कौन सी चीज़ें फुली पैकेज्ड हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ राउट होनी है, कैसे कैसे कौन कौन सी गाड़ी आनी है, किस तरफ प्लानिंग होनी है। ये सब चीज़ें विद टाइम अब तो रोबोटिक्स की कंपनियां कितनी आ गई, ग्रे ऑरेंज वगैरह आ गई, इन्होंने वेयर हाउसिंग ऑटोमेशन में बहुत अच्छा किया। और भी कई कई कंपनियां आ रही हैं, अनबॉक्स करके एक है, उसमें भी बहुत अच्छा कर रही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कंपनियां आने लग गई, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने लग गई। फिर उसके बाद जब आप पिकअप करते हो, पिकअप में पहले कॉल्स पे चलता था, अब आजकल पिकअप रिक्वेस्ट का फंडा नॉर्मलाइज हो गया। कैसे पिकअप मतलब? पहले पिकअप के लिए क्या होता था, आप क्या नाम है, कोरियर कंपनी को मेल करते थे, हाँ, ठीक है, वो फिर अपने यहाँ से किसी को अलाइन करती थी। आपके अब घर पहले आने की। आपको हाँ। पता नहीं चलता था कि जैसे अब कोरियर कंपनी आती थी तो वो ये मान के नहीं आती थी कि आपके पास 1000 किलो है, आपके पास 100 किलो है, आपके पास 20 किलो है, या आपके पास टन्स हैं। सब मैनुअल कोऑर्डिनेशन था। अब ये सब ऑटोमेट हो गया विद टाइम। तो पहले कई बार तो ये होता था कि ट्रक से जाने वाला पिकअप में बाइकर आ गया, ठीक है, बाइकर से आने वाले पिकअप में छोटा हाथी आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे जो हमें भी उस समय लगता था यार ये सब अब तक कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, बट अब विद टाइम ये सब नॉर्मलाइज होते चले गए। अब फिर मिल्क रन टाइप की चीज़ें होती थी कि डिलीवरी बॉयज़ जो हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, लास्ट माइल में डिलीवरी बॉय की रूट प्लानिंग क्या करनी है, डिलीवरी बॉय कस्टमर से कैसे कोऑर्डिनेट करे, डिलीवरी बॉय सच बोल रहा है कि नहीं कि कस्टमर नहीं था, डिलीवरी बॉय सीओडी का पैसा वापस ला रहा है नहीं ला रहा है, रिकॉन्सिलेशन, बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर एक स्टेप जो आप सोचोगे ना लॉजिस्टिक्स में, वो सब बहुत मैनुअल चलता था उस समय। उस समय क्या 2015-16 में ऑटोमेशन था, बट बहुत बेसिक ऑटोमेशन था, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो चीज़ और स्केल होगी तो उतनी एफिशिएंसी से चलेगी। अब क्या है ऑटोमेशन? अब तो ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ है, बस ऑटोमेशन स्टिच करना अब एक नया लेवल चैलेंज है, और ऑटोमेशन के साथ इंटेलिजेंस लाना ताकि बेटर कर सकें, ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं जिन पे काफ़ी लोग एडवांस कर रहे हैं। हर कोरियर कंपनी एडवांस कर रही है। फिर कंसोलिडेशन बहुत हो गया, बहुत सारी कंपनीज थी उस समय, अब हार्डली 10 कंपनियां बची हैं, या तो लोग एक्वायर हो गए, मर्ज हो गए, या ख़त्म हो गए। अब इतना कुछ है लॉजिस्टिक्स में करने को, और इतनी सारी कंपनीज हैं जो कंसोलिडेट होती जा रही हैं जैसा आप बोल रहे हो। क्या अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं अगर किसी को लॉजिस्टिक्स बिजनेस आज शुरू करना हो,
क्या अपॉर्चुनिटी है उसके लिए? क्विक कॉमर्स है यार, अब तो आदत बिगड़ ही रही है लोगों की। हाँ। क्विक कॉमर्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्विक कॉमर्स में मतलब मुझे तो लगता है कि सब लोग अपना इन्वेंट्री वहाँ मूव करते जा रहे हैं। मेट्रो में ये भी एक नॉर्मल ट्रेंड बनता जा रहा है। जहाँ जहाँ एसक्यूज ज़्यादा नहीं है, जहाँ वेरिएशन नहीं है एसक्यूज में, वो तो आपको दिखने लग जाएगा 6 महीने साल भर में क्विक कॉमर्स पे मिल ही रहा होगा, स्पेशली इन मेट्रोज। उसके बाद कोल्ड चेन सप्लाई चेन एक ऐसी चीज़ है, कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन बोल लो, वो एक ऐसी चीज़ है जो क्या नाम है, जहाँ पे भी बहुत एवोल्यूशन होना बाकी है। B2B में कोई अच्छा इनोवेशन नहीं हुआ है बहुत सारी कंपनीज आई, बट कोई स्केल पे कोई बहुत ड्रास्टिक क्रांतिकारी चीज़ें नहीं हुई क्या हैं। B2B में इनोवेशन मतलब? मतलब B2B ढंग से मैनेज करने वाला, B2B में टेक एडॉप्शन नहीं है, कस्टमर्स नहीं करते टेक एडॉप्ट। ठीक है, कस्टमर्स को वो टेक एडॉप्ट कराना, उनके लिए कोई सोल्यूशन देना, उनके लिए कोई बेटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना। अभी B2B में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ बहुत पैसा जला है, बट ऐसा कोई फ्रूटफुल सब कुछ सॉल्व करने वाली चीज़ें नहीं आई। क्रॉस बॉर्डर में बहुत कुछ है, बोथ इन टर्म्स इंडिया टू इंटरनेशनल। हाँ, इंडिया टू इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल टू इंडिया, बोथ Logistics फॉर में। इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, फॉर बोथ B2B एंड B2C। वहाँ पे मतलब लिटरली कुछ नहीं हुआ है अभी, सर्विस स्क्रैच ही हो रहा है, पेमेंट भी नहीं है वहाँ पे अभी। कन्वर्जन टाइप की चीज़ें तो बहुत बाद में आएंगी, अभी वहाँ बेसिक सामान का आना जाना ढंग से हो जाए, इसी तरफ भी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो क्यों लॉजिस्टिक्स नहीं हो रहा? ऐसी चीज़ मतलब है, अभी लोगों को तो सब पता है। यार लोगों को सब पता है, बट लॉजिस्टिक्स ना एक स्लो फील्ड है। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ ओवरनाइट सक्सेस आएगा आपको। यहाँ आपको 2-3 साल घिसा के तो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, जो हम सोच रहे थे उसमें क्या सही है क्या गलत है। हाँ। और थोड़ा आपको पार्टनरशिप्स बहुत करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा, टेस्टिंग कुछ हद तक करनी पड़ेगी, बिना पैसा जलाए, ज़्यादा पैसा जलाए, थोड़े थोड़े पैसे में आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। और विद टाइम मार्केट को भी सिखाना होगा, क्योंकि मार्केट एक बार अडॉप्ट कर लेती है तो ये बहुत दौड़ता है, मार्केट अडॉप्ट नहीं करती तो ये थोड़ा स्लो स्टैगर्ड सा रहता है। कितना बड़ा मार्केट साइज होगा लॉजिस्टिक्स का? यार लॉजिस्टिक्स बोलोगे तो आप तो $1 ट्रिलियन में पहुंच जाओगे। हाँ। बट हाँ, डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो। मार्केट प्लेस के लिए कुछ बना रहे हो, खुद की मार्केट प्लेस बना रहे हो, मतलब कुछ भी बना लो, टैम बहुत बड़ा है। टैम की कोई चैलेंज नहीं है, कहीं कोई चैलेंज नहीं है टैम का। टैम हमेशा है, जस्ट डैट कि आपको टैम के चैलेंज तब आएंगे अगर आप नीश में चले जाओ और वो मार्केट लीडर बन जाओ, तो नेक्स्ट आपको ऑपरेट मतलब उसे बढ़ाने के लिए कुछ नया क्रांतिकारी ऐड करना पड़ेगा, है मार्केट लीडर किसी और मार्केट को ऐड करना पड़ेगा अपने अंदर, या फिर जो आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए और वैल्यूएबल होना पड़ेगा, मतलब उनके साथ स्टिकीनेस बनानी पड़ेगी, उनके साथ अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, उनको और प्रोडक्ट्स सेल करने पड़ेंगे और डायमेंशंस ऐड करनी पड़ेंगी। जब कोई बंदा किसी को कुछ कुरियर करता है, राइट, तो हमें तो समझ में आता है कि ये 100 रुपये का मेरा कुरियर जा रहा है। हाँ, क्या क्या कॉस्ट होती है उसमें इन्वॉल्व? वो 100 रुपये के पीछे मार्जिन्स और कहाँ कहाँ पे कॉस्ट जाती है नॉर्मली? यार उसे ना आप ऐसे बंदे टू बंदे देखोगे ना तो उससे सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे ही चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई लास्ट माइल में 20 रुपये लगते हैं, ठीक है, बट वो क्या एक पार्सल के लिए लगते हैं, एक लेन के लिए लगते हैं, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए लगते हैं, पूरा ट्रक भर के जाए फुली लोडेड जाए तो लगते हैं, आधे लगते हैं, तो इसमें ना नुएंसेस हैं बहुत ज़्यादा। इट्स जस्ट दैट लॉजिस्टिक्स कंपनियां बहुत लो मार्जिन पे ही ऑपरेट करती हैं। जितना जहाँ जहाँ स्केल आएगा, जितना जहाँ जहाँ एफिशिएंसी आएगी, उनके मार्जिन्स बढ़ते हैं। मतलब जैसे जैसे आपका क्वांटिटी में फुल ट्रक लोड ऑप्टिमाइज होने लग जाएगा। पर फुल ट्रक नहीं, बहुत सारे नुएंसेस हैं। और क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन? जैसे आपने मान लो एयरलाइंस में कुछ स्पेस लिया है, वो आप पूरी यूटिलाइज करने लग जाओ, उसको इतना आपका वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशंस और मतलब वेट वगैरह इतना है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस में ज़्यादा क्वांटिटी लेने लग जाओ, फिर ट्रक्स जो आप भेज रहे हो वो फुल कैपेसिटी पे जाने लग जाएं, फिर आपके पास और भी है, मतलब खाली कैपेसिटी प्लानिंग से नहीं होता, और भी चीज़ें हैं आपको होप करनी पड़ेगी कि सब फुल एफिशिएंसी से चलें, चीज़ें हैंडशेक्स सही से हों। तो लॉजिस्टिक्स ऐसा एक डोमेन मुझे को दिखता है कि जहाँ पे हर चीज़ इकोनॉमी ऑफ स्केल के साथ ही इंप्रूव होती है और फिर उसमें आप एफिशिएंसी ऐड करते हो। मतलब अगर ऐसे अगर आप एक कस्टमर के हिसाब से सोचोगे तो आपको लगेगा कि लॉस है, कि आप ब्लू डार्ट क्या नाम है या कोई भी कोरियर एक मतलब B2B कस्टमर के लिए सेम पार्सल X में करता है, B2C कस्टमर के लिए सेम पार्सल, C2C कस्टमर के लिए सेम पार्सल 2X में करता है। बट अगर आप उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल के हिसाब से कॉस्ट बाइफरकेट करोगे तो वो B2C वाले में ही ज़्यादा मार्जिन बना रहा होगा,
C2C वाले में इतना मार्जिन नहीं बना रहा अच्छा, भले ही डबल चार्ज कर होगा। रहा हाँ, भले ही डबल चार्ज कर रहा है, क्योंकि उस तक पहुंचने की कॉस्ट अलग होती है, उसके नुआंसेस अलग होते हैं। आप एक कोरियर कर रहे हो 2 महीने में, तो आप उसके लिए जब तक वो पहुंचेगा नहीं, आप शायद ज़्यादा उन्हें रीच आउट करो, ज़्यादा एस्केलेशंस करो। आपके साथ एक ही पार्सल में मान लो पार्सल टूट गया, आपका एक्सपीरियंस, आपके साथ रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। अगर मान लो मुझे आज अपनी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू करनी है, हाँ क्विक कॉमर्स में ही बोल लो, क्योंकि आपने बोला क्विक कॉमर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं फर्स्ट स्टेप क्या लूँ और क्या क्या चीज़ें मुझे बहुत क्रिटिकली ध्यान में रखनी चाहिए, जो छोड़नी ही नहीं, मतलब हमेशा वो 2-3 चीज़ों पे तो स्टिक रहना ही है, तो मेरे चांस बढ़ जाएंगे शायद उसको इम्प्रूव करने में या मे बी सर्वाइव करने में। कि आप कैसे, पहले तो आप ये सोचोगे कि मैं बनाऊंगा किसके लिए क्विक कॉमर्स, क्या मैं जेप्टो के लिए बनाऊंगा, क्या मैं ब्लिंकिट के लिए बनाऊंगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जेप्टो। हाँ, बट जेप्टो के लिए भी आप ऐसे सोचो ना कि जेप्टो के साथ क्या क्या चैलेंजेस होंगे। क्या उनको डार्क स्टोर चाहिए बहुत सारे, जहाँ जहाँ वो अपनी इन्वेंट्री रख सके, उनके हाई डिमांड एसक्यू के लिए क्या मैं 4 डार्क स्टोर मैं मैनेज कर लूँ, वहाँ की फुलफिलमेंट से लेके डिलीवरी तक मैं मैनेज कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं और ब्रांड्स जो चाहते हैं सेम डे डिलीवरी उनके लिए बना लूँ। पहले तो आपको कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स सोचने होंगे कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ। चलो और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, हम इनडाइप जाएंगे ताकि एक सामने वाले को समझ में आए कि आप कैसे सोचते हो। लेट्स से मैंने डार्क स्टोर बोल दिया कि मैं डार्क स्टोर मैनेज करूंगा जेप्टो के लिए, ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके अंदर? तो आप ढूंढोगे कि आपको कौन से एक्सक्यूज चाहिए जेप्टो से, जेप्टो के लिए क्या नीड है, जेप्टो आपको क्यों देगा। पहली बात तो हर स्टार्टअप को जब भी कोई बिजनेस देता है तो वही सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करूं, ये मेरे लिए प्रॉब्लम भी सॉल्व करे और स्टार्टिंग में मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वो आपको मार्जिन उतने नहीं देगा। तो आपको पहले ये सोचना है कि जेप्टो की अगर 10 प्रॉब्लम है, कौन सी मैं ऐसी 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व करूं जिससे मुझे समझ में आए कि मेरे को 2-3 आगे भी करनी है और 10 प्रॉब्लम तक के होराइजन तक जाना है। सबसे पहला स्टेप तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना है कि यार मैं कितना टेक बनाऊं, कितने लोग रखूं, क्या स्टेजेस पे कितना वो करूं और ये सब एफिशिएंटली हो जाए, इसे मैनेज कर लूं। ओके, हाँ, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि मैं 6 महीने से 2 साल लगा के क्या 10 साल का कोई बिजनेस है बना सकता हूँ या 20 साल का कोई बिजनेस है बना सकता हूँ। ये फील हो जाए तो आपको आगे बढ़ना है, नहीं फील हो तो फिर आपको सोचना है कि क्या क्या पिवट्स करने हैं, क्या करना है डोमेन या चेंज करना है डोमेन। अब मान लो मैंने कुछ और एसक्यूज भी डिसाइड कर लिए, ठीक है, अब कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर जो बेसिस और एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेस, जो मतलब चाहे वो यूनिट इकोनॉमिक्स में बोल लो या लॉजिस्टिक्स प्लानिंग में बोल लो या टेक्नोलॉजी में बोल लो, बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए, या रिस्क मैनेजमेंट में बोल लो, हर चीज़ को मिला के समझ के कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने ही हैं, मतलब ये तो प्रिंसिपल है मेरे, इसको अगर आपने छोड़ दिया सब कुछ फाइनल हो गया। जेप्टो का वेयर हाउस मैंने बना दिया, जेप्टो के लिए डार्क स्टोर बना दिया, एसक्यू डिसाइड हो गए, अब कोई ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए? एक तो है कि ये थोड़ा थैंकलेस बिजनेस है। अच्छा, आप इसमें अच्छा करोगे कोई तारीफ नहीं करेगा। ओके, आप जहाँ गलत जाओगे आपके लिए चारों तरफ चीज़ें खराब होंगी। दूसरा, बहुत कैश डिप्लीटिंग बिजनेस हो जाता है ये, जब तक आपको समझ में आएगा आप कितना गलत जा रहे हो आपको बहुत कैश डिप्लीट हो जाएगा। तीसरा, आपको बहुत सोच के चलना है कि इसमें जितने भी पायलट करने हैं ऐसे करने हैं कि वो स्केल ना हो, ना हो। अच्छा, कि आपको पहले ही, ताकि कैश बर्न ना हो। आपको गलत सही जाने का वैलिडेशन मिले, बट ऐसे ना मिले कि आप फिर मेक और ब्रेक टाइप की सिचुएशन में आ जाओ कि बर्बाद हो जाओ। स्केल हो गए तो बहुत स्केल हो गए, ब्रेक हो गए तो खत्म हो गए, ये सब ना हो। तो ये थोड़ा कंट्रोल के साथ, क्योंकि हमने टाइप की चीजें देखी कि मतलब कई ऐसी चीज हुई खत्म ही हो गए उस डोमेन में, कुछ करने लायक ही नहीं बचे। अच्छा, तो ये वाले टाइप की चीज़ें को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और हमेशा अपना नीश आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कस्टमर सर्विस। बोथ जेप्टो अगर आपका कस्टमर है वो और जेप्टो के कस्टमर है वो, दोनों के लिए आप जो बेस्ट कर सकते हो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों करके बेटर मार्जिन मिले ना मिले फॉर स्टार्ट, बट दोनों अच्छे, दोनों में से कुछ भी बिगड़ेगा तो आपका एट्रिशन पक्का, मतलब चर्न पक्का हो जाएगा। तो ये कुछ न्यूएंसेस हैं जो मैनेज करने पड़ते हैं। ओके, आपने अब पिकर एक स्टेज पे पहुंच के जा काफ़ी बर्न हो गया, एंजल वाले जो रेस किया था वो सब ख़त्म हो गया, आपके कुछ एम्प्लॉयज़ चले गए उस टाइम पे, अब फाइनली उसके बाद क्या था, क्या हुआ उसके बाद? यार हम लोगों ने 3-4 साल बहुत ही ट्रेडिशनल सेटअप की तरह चलाई कि थोड़े थोड़े कस्टमर्स पकड़े हमने,
हमें ये जानना था कि हमें यही करना है या कुछ और करना है। हमने फंड रेज भी नहीं करा फिर उसके बाद, कुछ एक किया था सर्वाइवल वाला 1.1 करोड़ का 2016 में, तो टोटल 2.35 करोड़ रेज करे थे। 2016 से 2019 तक हमने कोई फंड रेज ही नहीं करा। अच्छा। हाँ, और कभी सोचा भी तो समझ भी नहीं आया, ना इन्वेस्टर्स को समझ में आया ना हमें समझ में आया कि हम करना क्या चाहते हैं, हम कैसे स्केल करना चाहते हैं, हम आगे क्या चाहते हैं। फिर हमने बहुत एक्सप्लोर किया, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हर जगह करते रहे, समझते रहे, बट ऐसे चलाया है कि यार हम प्रॉफिटेबली चल जाएं, कि जितने भी हम 25, 30, 40 लोग हैं, हम 25, 30 लोगों की सैलरियाँ निकल जाएं, ठीक है, और चलता रहे, और ढूंढते हैं कोई अच्छा स्पेस ढूंढते हैं अपने लिए जहाँ पे हम कुछ कर सकें। फिर हमने 2019 के अराउंड सोचा कि यार अब हमने काफ़ी इधर उधर हर टाइप की चीज़ में हाथ पैर मार लिया, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब इसको स्केल करते हैं। तो 2019 में फिर हमने सोचा कि यार अब एग्रेसिवली जाते हैं, जो जो मार्केट बनती जा रही है। D2C थोड़ा उठने लग गया था तब, मतलब उतना एक्सप्लोर नहीं होता ना, बट 2018-19 के अराउंड थोड़ा D2C बनने लग गया था, कि अगर 1 करोड़ ऑर्डर हो रहे थे तो 1.5-2 करोड़ होने लग गए थे ऑर्डर। हाँ, तो फिर हमें भी विजिबिलिटी आने लगी कि बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स आ रहे हैं जो अपना अलग से डिमांड जनरेट कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत फंडिंग एनवायरनमेंट भी उनके लिए बनने लग गया था। फिर हमें लगा कि चलो हम जो हमारे पास सब कुछ बना तो वही है, अब हम थोड़ा अपने आप को टेक फ्रेंडली करते हैं और बहुत बेसिक चीज़ों को थोड़ा एक्सपीरियंस वर्कफ्लोज के साथ बनाते हैं। तो हमने 2-3 लोग टेक में ऐड करे और फिर हमने एक्सप्लोर करना चालू किया। हम धीरे धीरे करते करते हम 2019 एंड तक मंथ का 2.5-3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करने लग गए थे, जिसमें हमारा 25% मार्जिन था। अच्छा। और हम ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल हो गए आप? ऑपरेशनली क्या, हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो गए थे। तो फिर ऐसे करते करते हमने पहले 2-3 साल क्रॉल किया, फिर उसके बाद हमने थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू किया। फिर जब कोविड आया तो हमने देखा कि हमारे सारे कॉम्पिटिटर और हम सेम लाइन पे आ गए हैं, ठीक है, तो हमने कहा हम रेस जीतेंगे। ठीक है, अब हम क्या नाम है, अब बहुत हो गई क्रॉलिंग यहाँ वहाँ, तो अब हम कहेंगे हमने देखा कि मैप करा कि किस किस पे क्या क्या है, कौन कहाँ क्या बेटर कर रहा है, तो हमने वो चीज़ें उठाई और जितने हमारे कस्टमर्स थे उन सबको सपोर्ट किया कोविड में कि यार आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, आपको जब स्टार्ट करना हो, जो एक्सपेरिमेंट करना हो, वी विल डू इट फॉर यू। ऐसे करते करते चेकलिस्ट बनाने लगे, चेकलिस्ट धड़ाधड़ नाइट आउट मार मार के लाइव करने लगे, जाने लगे। फिर जैसी चीज़ें रिलैक्स होनी चालू हुई, रिस्ट्रिक्शंस, हमारा बिजनेस एकदम से स्केल होना चालू, हम लिटरली 6 करोड़ पे पहुंच गए 2 महीने के अंदर अंदर पोस्ट कोविड। क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो आपने बोला चेकलिस्ट बनाई, एक्सपेरिमेंट्स के? हम वो कॉमर्स सपोर्ट नहीं करते थे, वो कॉमर्स बाकी भी उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं करते थे, तो हमने बहुत फाड़ सा प्लगइन बना लिया। हमने शॉपिफाई के अराउंड बहुत सारी चीज़ें बना ली, हमने मजेंटो के अराउंड चीज़ें बना ली, हमने ओपन कार्ट के अराउंड चीज़ें बना ली, हमने कस्टम बहुत सारी चीज़ें बना ली। बहुत सारी डेटा रिपोर्टिंग थी जो लोगों को पता भी नहीं था कि उनकी प्रोसेस में एफिशिएंसी ऐड कर सकती है, वो बना ली। ठीक है, लॉजिस्टिक्स के अंदर जो डैशबोर्ड्स है, एनालिटिक्स है, वो वाली लेयर्स वो आपने बनानी कर ली। फिर हम एंटरप्राइज कस्टमर के लिए ब्लैक बॉक्स बन गए कि यार आप हमें दो, हम आपका फेस है लॉजिस्टिक्स का, अब हम पीछे किसी को भी दें, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, हम सब मैनेज करेंगे, हम आपके सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं फॉर एवरीथिंग। तो ऐसे करते करते चीज़ें इवॉल्व करते करते हमने बड़े कस्टमर्स के लिए अपना एक स्वीट सा नीश बना लिया और बड़े कस्टमर्स को भी वैल्यू दिखने लग गई। बड़े कस्टमर में थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, बट मार्जिन ग्रो भी होता है। वही अगेन वॉल्यूम गेम है, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स होते हैं right. आपके पास वेंडर से। फिर हमने छोटे कस्टमर्स के लिए बनाया, जब बड़े के लिए बन गया कि हमें लगा बड़ा हम स्केल करते रहेंगे, तो ऐसे करते करते हम 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 3 करोड़ से 22-23 करोड़ तक पहुंच गए महीने के। 22-23 करोड़? फिर अगले 6 महीने में हम 32 करोड़ तक पहुंच गए महीने के। हाँ, महीने के। और ये आपका ओवरऑल लॉजिस्टिक्स का जीएमवी 2 साल के अंदर ही नहीं, रेवेन्यू लॉजिस्टिक्स का जीएमवी, उसमें हमारा 20% के अराउंड मार्जिन था। 20% मार्जिन था। मतलब 5-6 करोड़ भी ग्रो करी, 5-6 करोड़ महीने का नेट रेवेन्यू कर रहे थे? हाँ, मैं ग्रॉस मार्जिन कर रहे थे। अच्छा, तो बहुत बड़ा नंबर है ये तो। मतलब ई कॉमर्स जीएमवी नहीं थे, लॉजिस्टिक्स थे। हम 100 रुपये चार्ज करते थे तो 80 रुपये देते थे, 20 रुपये आते थे। समझ गया। काफ़ी अच्छा बिजनेस स्केल कर लिया था फिर तो आपने। 2 साल में हमने काफ़ी एग्रेसिवली स्केल कर लिया था। थोड़े बहुत फंड रेजेस भी हुए हमारे। सीरीज ए 2020 में हुआ कोविड के जस्ट बाद। फिर सीरीज बी मतलब बिल्कुल इनबाउंड ही हो गया था, हमें मार्केट में नहीं जाना पड़ा था। फिर सीरीज सी भी हमारा हो गया था। फिर हम पे एक्विजिशन का ऑफर आया तो हमें लगा कि बेटर 2 एंटिटीज़ मिलके ज़्यादा अच्छे से स्केल कर लेंगी, रात दिन एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करके। वो भी फंड रेज कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सेम पैसा सेम कस्टमर्स में जल रहा है,
ठीक है, तो इवेंचुअली अपना मार्जिन प्रोटेक्ट करते हैं और मिलके बेटर जो चीज़ें 5 साल में करनी थी 1 साल में करके स्केल करते हैं। तो शिप रॉकेट ने आपको एक्वायर किया हाँ जी, फिर? फिर हम मर्ज हो गए थे शिप। बहुत जल्दी डिसीजन हो गया था ये? जल्दी तो नहीं, बट हाँ ये डिसीजन उस समय सबके लिए बहुत विन विन टाइप था कि नहीं तो क्या होता है कि एक ही मार्केट में 2 प्लेयर पैसे जलाते रहते हैं, क्योंकि दोनों जो भी चीज़ कोई दूसरा प्लेयर करता था वो ये भी कर लेता था। फिर हमें ऐसा लगा कि हम नंबर 2 क्लियर हैं, वो नंबर 1 क्लियर हैं, कि नंबर 1 नंबर 2 के बीच में अगर हम खेलते रहेंगे इससे बेटर हम मिलके और जल्दी स्केल करते हैं और मार्जिन प्रोटेक्ट करते हैं। पता चले हमारा मार्जिन 20 का 10 हो जाए, उनका 20-25 का 12-15 हो जाए। तो ये सब चीज़ें लगी, मुझे लगा सेम पैसा जल रहा है, तो रिडंडेंसीज बहुत थी, टीम्स भी बहुत, वो होता था कि पिकर से शिप रॉकेट से पिकर, लोग माइग्रेट होते रहते थे, तो फिर वो ज़रूरी था कंसोलिडेशन। तो कितने में एग्जिट लिया आपने? वो नंबर पब्लिक है? यार पब्लिक तो है नंबर, बट हमें ऐसे हमारा सीरीज सी राउंड जिस वैल्यूएशन पे हो रहा था उससे थोड़े प्रीमियम पे हमारा एग्जिट हो गया था। किस वैल्यूएशन पे सीरीज सी हुआ था? हमारा 160 पे हो रहा था। 160 सीआर पे? हाँ, 160 मिलियन डॉलर्स पे। मिलियन डॉलर्स पे आपका? ओह माय हाँ, गॉड, हाँ जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा ओवरऑल नटशेल में सारी कॉम्पनसेशन हर चीज़ मिलाकर अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास की डील थी। 200 मिलियन डॉलर्स की आपकी डील थी जो हाँ आपने जी, हाँ एग्जिट जी, लिया? हाँ जी, हाँ जी। एंड मेजर वाज कैश आउट? हाँ, मतलब मेजर कैश था। क्या बात है, क्या किया फिर इतने पैसों का आपने? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है हर जगह। कुछ तो किया होगा, यार इतने वो है पैसे कि आए अभी एक भी साथ। ऐसे देखो यार, मतलब मैंने ना ये नहीं सोचा कि मेरा एग्जिट हो गया है। हाँ, मतलब आई एम कंटिन्यूइंग देयर एट शिप रॉकेट, राइट। और अभी भी जो चीज़ें थी जो हमें आगे करनी थी वो अच्छे से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं लाइफ में फ्री हो गया। हाँ, वो तो नेचुरल सी बात हाँ। है, बट एकदम इतना पैसा आ जाता है जब, तो नेचुरली पुरानी यार देखो इच्छाएं हमने बंदा ना, पूरी हाँ करता है। वो थोड़ी बहुत शौक होते हैं, वो क्या होते शौक रहते थे हैं वो? पूरे। एक अच्छी गाड़ी लेनी थी, वो मैंने ले ली, एक लग्जरी कार। फिर क्या नाम है, कौन सी लग्जरी कार, मैंने इफ पहले ले लिया इफ था। आई मे आस्क? हाँ ई क्लास ली है मैंने, अच्छा, मतलब ऐसे ओके। बहुत वो नहीं ली, ओके, बट हाँ एक ई क्लास ले ली थी। ओके। हाँ, और घर मैंने पहले ही ले लिया था, एक्विजिशन से पहले लोन पे लिया था, उस लोन चुका दिया। और बस फिर उसके बाद समझा मार्केट में क्या है, मुझे उस समय कुछ एक्सपोजर नहीं था, मैं तो ऑलमोस्ट 8-10 साल से लॉजिस्टिक्स में घूम रहा था। स्टार्टअप एक्सपोजर था, थोड़ा बहुत मिलते रहते थे फ्रेंड्स वगैरह, थोड़े फ्रेंड्स टाइप के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया हुआ था। स्टार्टअप इन्वेस्टिंग थोड़ी पिक करी, पब्लिक मार्केट इन्वेस्टिंग समझी, एसेट क्लासेस समझी, रियल एस्टेट समझा। अब ये सब चीज़ें पहले जिनका कुछ भी आइडिया नहीं था, यहाँ थोड़ा इंटरेस्ट लेना चालू किया, बट उससे ज़्यादा फिर अब ये इन चीज़ों पे भी फोकस किया है कि अब आगे जो हमने स्टोरी सोची थी जिसकी वजह से हमने एग्जिट लिया, वो स्टोरी में हम कहाँ हैं, तो उस तरफ भी फोकस फिर बढ़ाया अपना। और जैसे आई वाज टेलिंग यू, कन्वर्जन स्टैक मैंने उठाया, और कन्वर्जन स्टैक में नेक्स्ट बिग थिंग मुझे दिखती है कि ई कॉमर्स, ये D2C ब्रांड्स के लिए। थोड़ा सा रुक के ना ये समझूंगा कि कन्वर्जन स्टैक क्या होता है पहले तो, और फिर मैं इन सब पे आऊँगा जो आपने मुझे इन्वेस्टमेंट्स बताई कि आपने की, सबका थोड़ा थोड़ा पूछूंगा, बट पहले तो ये बताओ कन्वर्जन स्टैक क्या होता है? यार देखो सिंपल सी भाषा में, अगर आप मार्केटिंग में पैसा खर्चते हो, कस्टमर लाने के लिए कहीं भी पैसा खर्चते हो, तो उस पैसे में अगर आप 1 लाख रुपए खर्च रहे हो, तो क्या आपका रेवेन्यू 10,000 आ रहा है? क्या 1 लाख खर्च के रेवेन्यू 25,000 आ सकता है? क्या 1 लाख खर्च के रेवेन्यू 1 लाख आ सकता है? कि जितने आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक में आप कितना कन्वर्जन बेटर कर सकते हो, कितने कस्टमर्स बाय कर रहे हैं। हाँ बाय कर रहे हो, उनका बढ़ा कैसे सकते हो नंबर, उनका नंबर कैसे बढ़ा सकते हो, सेम कस्टमर से ज्यादा चीजें कैसे खरीदवा सकते हो, और उस कस्टमर आपके पास बार बार आए आगे, ये कैसे इंश्योर कर सकते हो। तो ये कुछ 4-5 सिंपल भाषा में कन्वर्जन स्टैक को आप समझ सकते हो। मतलब ये समझाने के टेक्नोलॉजी लिए आपको टूल्स हैं। दुनिया आएगी और पूरा जारगन्स भर के चली जाएगी, ठीक है, बट ये कुछ चीजें हैं। या आप उन कस्टमर्स तक पहुंच कैसे रहे हो, बेटर तरीके से पहुंच सकते हो, पहुंचने के बाद बेटर जल्द से जल्द कन्वर्ट करा सकते हो, और ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हो कि वो आए और औरों को भी लेके आए। ऐसी सिंपल भाषा में अगर आप 10-12 चीज़ें रखोगे उसमें, तो वो कन्वर्जन स्टैक बन जाएगा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये एक सेट ऑफ टूल्स होते हैं जिसको एज अ वेबसाइट ओनर, मान लो अगर मैं एक ब्रांड हूँ, एक कंपनी हूँ जो मैं शॉपिफाई पे चला रहा हूँ अपना प्रोडक्ट, या मेरा ई कॉमर्स स्टोर है, तो जब वो कस्टमर कोई आया मेरी वेबसाइट पे, वो मेरी वेबसाइट पे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, आया कैसे मेरी वेबसाइट पे, आया कि नहीं आया, हाँ आया कि नहीं आया, कितनी फ्रीक्वेंसी पे, कितनी देर बाद आया, व्हाट्सएप के थ्रू आया या ऐड के थ्रू आया या ईमेल भेजने पे आया, ठीक है, वो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो भी इंक्लूड कर ले। कम्युनिकेशन वाला पार्ट, कहाँ आपने उसे ऐड दिखाई, वो वाला पार्ट, फिर वो आया, पहले तो आ जाए, पहला स्टेप यहाँ है। आने के बाद उसने क्या देखा, फिर क्या क्या वो देख सकता था,
फिर देखने के बाद उसने कितना इंटरेक्ट करा, अगर उसने कुछ लेने का सोचा तो आपने उसके लिए कितने ऑब्स्टेकल्स डाले उसमें, सोच में कितना आसान किया है आपने उसके लिए, फ्रिक्शन कितना कम किया आपने। फ्रिक्शन कितना कम किया। तो यही स्टेप्स करते करते अपने टूल्स हैं, तो इन टूल्स के अराउंड फिर हमने काम करना स्टार्ट करा कि चलो ये वाला पार्ट हम लोग अलग से उठाते हैं और स्केल करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे लॉजिस्टिक्स हम कर ही रहे हैं, वेयर हाउसिंग भी हम स्टार्ट कर चुके थे, वेयर हाउसिंग भी अब हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये ऑर्डर्स बढ़ाएंगे कस्टमर्स के, तो कस्टमर्स का भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। फिर उसके बाद हम कस्टमर्स के लिए एक तरीके से ग्रोथ इंजन बन गए कि यार अब हम ग्रो, अब एक ब्रांड को ग्रो करना है, ब्रांड बनाना है। एक तो किसी को भी रात सुबह उठ के सोचना है कि मैं ई कॉमर्स खोल सकूं, उसका सपना पूरा हो, ई कॉमर्स चले, वो सस्टेन करे, स्केल करे और ब्रांड बने। हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, हमारे पास हर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। अब थोड़ा सा वापस आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे आप, कि आपके पास एक बहुत मेजर चंक ऑफ पैसा आया, अब आपने उसको इन्वेस्टमेंट में स्प्लिट किया, आपने स्टार्टअप इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, पब्लिक मार्केट विच इज स्टॉक एक्सचेंज, उस पर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की, फिर रियल एस्टेट, क्या फिर एसेट क्लासेस की कुछ बात कर रहे थे आप। तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि स्टार्टअप में जो आप इन्वेस्टिंग करते हो कैसे इवैल्यूएट करते हो स्टार्टअप्स को। यार वही है, ग्रोथ डोमेन वाले स्टार्टअप्स होने चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो आज से 3-5 साल बाद चलें। मैं थोड़ा उस तरीके से इवैल्यूएट किया, और जो लोग खोल रहे हैं वो थोड़े रेजिलिएंट हो, कुछ करें। स्टार्टिंग में मैंने कुछ गलतियां करी आइडेंटिफाई करने में, नए नए शौक में, बट ठीक है, इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि किस टाइप के फाउंडर्स को बैक करना है, जो धंधे पे फोकस करें, ना कि अपने एजेंडाज पे फोकस करें। ये क्या गलतियां की थी आपने उस टाइम पे? मतलब वो तो यार बताने की जरूरत नहीं है, बट काफी की थी यार गलतियां। देखो मैंने आपको बताया, मेरी हर जर्नी में पेड लर्निंग है, ठीक है। तो वही पेड ही मिलती है यार, लर्निंग फ्री में नहीं मिलती। बट कोई मेजर चीज़ें हैं जो बहुत फाउंडर्स गलत करते हैं स्टार्टिंग में, जो आपको रेड फ्लैग दिखते हैं? यार वो है, बट वो ना ऐसे ना समझ नहीं आते। आपके सामने ना हर कोई बोलता है कि यार मैं ही सबसे ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं ही सबसे ज़्यादा चीज़ें करूंगा। थोड़ा वो जज करने वाली बात की क्या सोचा, पहले क्या करता था, वो और डेप्थ में जाना, डिलीजेंस थोड़ा करना, विद टाइम वो समझ में आता है। यार मार्केट में देखो ना कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, कितने सारे वो हो रहे हैं। कुछ भी फाउंडर्स मतलब कुछ फाउंडर्स, मैं नहीं कहता सब खराब है, बट कुछ भी जो खराब भी है उनका मुझे नहीं पता पर्सनली क्या सीन है क्या नहीं है। बट मार्केट में नेगेटिविटी आती है तो फिर ऐसा लगता है कि यार थोड़ा देख के करना चाहिए। और उस समय रोज पब्लिक मार्केट एक्सपोजर नहीं था। जब पब्लिक मार्केट एक्सपोजर आया, फंडामेंटल एनालिसिस मैंने थोड़ा वो सीखा, टेक्निकल एनालिसिस सीखा। फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा पिकर से मेरे को था, बट मुझे पता नहीं था कि उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। उस तरीके से चीज़ें देखते हैं, मुझे पहले उतना आइडिया नहीं था उन चीज़ों का। तो मेरे लिए चारों तरफ चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, मैं भी इवॉल्व हो रहा था। मैंने कहा ठीक है यार, अब गलती करेंगे, सीखेंगे, आगे से ही करेंगे, आगे बेटर कंपनियां बैक करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सारी ही गलत है, बट एक चीज़ बहुत सही थी। मैंने ये मान के स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की थी कि स्टार्टअप इन्वेस्टिंग इज समथिंग दैट वंस आई गिव अ चेक दैट्स गॉन, फॉरगेट इट, इट्स नाउ फॉर माई चाइल्ड। ठीक है। तो मेरे को अगर कोई डाउन भी गए, 3-4 डाउन गए होंगे मेरे पोर्टफोलियो में टोटल कितने स्टार्टअप्स हैं? या स्टार्टअप्स अगर मैं ग्रोथ बिजनेसेस को हटा दूं तो होंगे 670 प्लस तो होंगे। 70 प्लस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके? बहुत डिफरेंट डोमेन्स में, इंडिया में, इंडिया के बाहर। अच्छा। हर टाइप के डोमेन में, एग्री टेक में, आपका क्लीन टेक में, ईवी में, फिनेंसिंग में, बहुत डिफरेंट टाइप की स्पेशलाइज्ड फिनेंसिंग में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ सैस वर्क मतलब एक एंटरप्राइज वर्क फ्लोज में, कुछ D2C में भी। तो बहुत हर टाइप के उसमें थोड़ा एक्सपोजर ले लिया, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया है। ये ऐसा नहीं कि बस ले लिया और मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन है उनसे, अगर वो वापस नहीं भी आता तो आई एम फाइन विद इट। तो मैंने ये सोच के लिया, तो उतना ही एलोकेट किया जितना मैं 10-15 साल के लिए भूल सकूं, और कुछ नहीं। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो है कि मैंने कंपनीज ठीक बैक की हैं। अब ठीक है, वो तो यार विद टाइम पता चलता है, 4-5 साल बाद पता चलता है कि स्टार्टअप चल रहा है नहीं चल रहा है। 1-2 साल में कोई एक्सप्लोड होता है, तो इट कैन गो बोथ वेज एज वेल। व्हाट अबाउट रियल एस्टेट, वो कैसे इवैल्यूएट करते हो? रियल एस्टेट में यार वो था कि वो थोड़ी मतलब बिग टिकट साइज आइटम थी, तो थोड़ा लिमिटेड स्टार्ट करा, फिर उसके बाद आइडिया लगने लगा। रेजिडेंशियल या कमर्शियल में ज़्यादा? बोथ टाइप के, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। फ्रैक्शनल ओनरशिप मेरे को नया कॉन्सेप्ट मिला क्या है वहाँ भी, कि मतलब बहुत सारे लोग मिलके कुछ ले सकते हैं। अच्छा। उसके लिए स्ट्रक्चर्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, और इवॉल्व हो रही हैं।
थोड़ा उस क्या तरफ। वो रेजिडेंशियल में ज़्यादा है, कमर्शियल में वो ज़्यादा है? कमर्शियल में ही है। अच्छा। रेसिडेंशियल में ऐसा है कि अब अपना नेटवर्क है तो हम लोग मिलके कोई बड़ी चीज़ लेनी होती है तो मिलके भी ले लेते हैं, इंडिविजुअली भी ले लेते हैं। तो थोड़ा इस टाइप के ऐसे क्लासेस में किया, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफीज़ में किया। मतलब कोई और पिछले 2-3 साल में आप देखोगे तो रियल एस्टेट में बहुत बूम भी आया है लगता है ज्योग्राफी में। बबल है आपको? यार देखो वैसी वाली बात है, हर जगह हर किसी को बबल ही फील होगा आज की डेट में, तो चाहे वो पब्लिक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, वो हो। फंडामेंटली ठीक चीज़ें वाली बात है, वो ज्ञान लगता है सुनने में, बट अगर आप ढंग से देखोगे तो आप ऐसे जगह लो जहाँ बिल्डर सॉलिड हो। हाँ। ठीक है, बिल्डर का पास्ट बहुत अच्छा हो। पब्लिक मार्केट्स में भी अगर स्मॉल कैप में ले रहे हो तो ये देखो कि उसमें ग्रोथ किस वजह से आई है, कि क्या खरीदने की वजह से आई है लोगों के, या कंपनी में अर्निंग्स ग्रो हुई हैं, क्या पी रेशियो चेंज हुआ है। ठीक है, 2-3 साल में ये भी तो देखना होगा। पी रेशियो क्या होता है? मतलब प्राइस टू अर्निंग्स का रेशियो। अगर आप देखोगे कि अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 40 से 250 हो गया, तो मुझे ये देख के लेना है कि ये 2 साल में 40 से 250 हो गया, कि भाई 6 गुना हो गया, मेरा भी 6 गुना हो जाएगा, या ये देख के लेना है कि क्यों हुआ 40 से 250। तो कैसे देखते हैं वो कि क्यों तो वो आप समझो कि उस कंपनी में जो अर्निंग्स पर शेयर आई, कि उसका शेयर प्राइस जैसे ग्रो हुआ, क्या उस कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो हुआ? अगर उस proportion में। प्रॉफिट ग्रो हुआ है तो उसका प्राइस बढ़ना था। वो अंडर वैल्यूड थी। ठीक है, और उसने ओवर मतलब लीनियर ग्रोथ आई, नॉन लीनियर ग्रोथ आई, उस कंपनी में डेट कितनी है। सेम फिर रियल एस्टेट में आप जिन जगह जा रहे हो, क्या वहाँ पे रेरा है या नहीं है, पेड अप कैपिटल पूरी है, कंप्लायंसेस पूरे हैं, फिर डिमांड है कि कल को अगर आप रियल एस्टेट में, आपका स्टॉक मार्केट की तरह तो होगा नहीं कि इमीडिएटली बिक जाएगा, कि आपके पास इतना कैपिटल है कि आप पेशेंस रख सकते हो, बेचने में हो सकता है 2 दिन लगे, हो सकता है 2 साल लगे। ठीक है, आपको राइट टाइमिंग की चीज़ें, तो ऐसे करते करते यार यही सब एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं विद टाइम, पता चल रहा है कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, और फिर वही थोड़ा आइटरेट करते हुए चल रहे हैं। अब ये तो सारे हो गए बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, पर्सनली भी कुछ शौक पूरे किए होंगे, गाड़ी और घर तो हो गया, चलो कुछ और करते हो, कहीं और स्पेंड करते नहीं हो? यार पहले करता था वो, अब नहीं करता। क्या करते थे पैसे आने के बाद बंद कर दिया। कहाँ करते थे पहले? पहले मैं थोड़ा हाई स्टेक्स पोकर का शौक था, तो हाई तब स्टेक्स पैसे, पोकर? हाँ तब पैसे लिमिटेड थे तो वो निप जाता था। अब अवॉइड कर तो दिया। कोई क्या कहानी है इसकी हाई स्टेक पोकर ऐसे ही की? यार, एक बार कसिनो गया था तो वहाँ पहली बार गया, रैंडमली खेला। पहले हम फ्रेंड्स काफ़ी खेलते कहाँ, थे गोवा फिर में, कहाँ पे? पहले गोवा में खेला तो अच्छा। वहाँ काफ़ी जीत गया पहली बार। हाँ। तो वो लगा कि यार यही होता है, ट्रैप होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद और ऐसे ये ही वीकेंड काफी का क्या डेफिनेशन है, काफी जीत गया मतलब किस रेंज में? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वहाँ 20,000 का बाइन था उस समय। अच्छा। तो वही कार्ड स्वाइप करके 20,000 का बाइन लिया था, 20,000 के वो 70-80 हज़ार रुपये बन गए थे। अच्छा। हाँ, तो लगा यार ये तो बढ़िया चीज़ है। अच्छा, फिर ऐसे एक बार गया मैं वहाँ पे, मैं ऑलमोस्ट 6-7 लाख के बैंक बैलेंस पे 3-4 लाख रुपए हार गया। ओ भाई। ठीक है, तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ ये नहीं। फिर थोड़ा और सोचा, फिर सबसे पहले ये कि भाई अगर जाना है तो थोड़ा समझते हैं गेम को, किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, पोकर की बुक्स पढ़ी? हाँ, थोड़ा समझते हैं कि क्या है, ऐसे गैम्बलिंग करने नहीं जा सकते। मैं इतना गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट हो सकती हैं, बट मैं गैम्बलर नहीं हूँ लाइफ में। तो फिर लॉजिकली समझा, फिर थोड़ा थोड़ा स्मॉल बॉल पोकर समझा कि धीरे धीरे खेलते हैं, समझते हैं। फिर ऐसे ही हर 3 महीने में एक हफ्ता पकड़ा कि मतलब थोड़ा अपना टाइम बनाते हैं इसमें, कि एक हफ्ते के लिए मतलब एक वीकेंड के लिए जाते हैं हर 3 महीने में। थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते फिर जो लॉस हुआ था वो रिकवर हुआ। अच्छा। फिर थोड़े प्रॉफिट्स भी हुए, फिर थोड़ा और स्टेक बढ़ाए, थोड़ा और धीरे धीरे कॉशियसली खेला। ऐसे नहीं खेला कि गैम्बलिंग करने लगा। मैंने बिल्कुल भी क्या नाम है, बहुत सीरियसली टेबल पे कैजुअली खेलना, मतलब शो करते हुए कैजुअली खेल रहा हूँ, बट बहुत सीरियस खेल रहा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, करते हुए खेला और चलाया। तो 2 साल वो था कि फेज था 2-2.5 साल का, जब काफी मस्त खेला। पोकर खेला आपने तब? हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि बट डेली खेला, बट हाँ महीने में 1-2 बार ऑनलाइन वीकेंड्स पे, और क्वार्टर में 1 बार कसिनोज में खेला। और फिर कोविड के टाइम पे बंद हो गया? हाँ, कोविड के टाइम पे ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अच्छा। मैं ध्यान भी नहीं दिया। मैं 2019 में जब हमने कॉल ली थी ना एंड में, हाँ। कि यार हम पूरा पिकर में अब ऑल इन जाते हैं, अब ऑल इन यहाँ जाते हैं, बहुत हो गए, हम ये नहीं कर सकते कि यार हम स्टैग्नेंट एक ट्रेडिशनल धंधा चला रहे हैं। वी डोंट लुक एट अस इन दिस वे कि हम 5 साल 10 साल बाद ये कर रहे होंगे। हम इसे स्केल करते हैं, फोड़ते हैं। तो फिर उसके बाद कभी ध्यान ही नहीं आया। उसके बाद पोकर खेला भी तो ऐसे फ्रेंड्स के घर पे पार्टी वार्टी में टाइप्स खेल। एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को कम्युनिटी ने भेजा है। हाँ। काफ़ी लोग अटेम्प्ट भी करते हैं, ये लॉजिस्टिक्स में काफ़ी हमने सुना है ऐसा होता है। ट्राई तो एटलीस्ट लोग करते हैं कि लोग वीड वगैरह या फिर इलीगल प्रोडक्ट्स
कोशिश कर देते हैं कि यार किसी का एड्रेस डाल देंगे, कुछ कर देंगे, वहाँ डिलीवर हो जाएगा, फिर वहाँ लोग करते हैं ऐसा। हाँ जी बिल्कुल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, हाँ बट पकड़े जाते हैं ना। अब हाँ। कोई भी चीज़ जाएगी, सॉर्टर मशीन है ही, अच्छा। हर मैं बता रहा हूँ ना, वो बेसिक टेक से काफ़ी एडवांस हो गया है टेक वेयर हाउसेज में। मतलब अब नहीं एक हो बार सकता। अब मतलब हो भी गया तो बहुत बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं बीच में। आपने कोरियर स्टेक होल्डर है, उसकी पिकअप वाली टीम स्टेक होल्डर है, तो लास्ट स्कैन माइल करते हो टीम। सारे प्रोडक्ट सब? हाँ सब स्कैन होते हैं, अच्छा। मेजोरिटी स्कैन होता है, कुछ नहीं होता किसी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट से तो नहीं होता, बट एंड ऑफ द डे मिडिल माइल कैरियर्स भी तो हैं, फ्लाइट से आप ले जा नहीं पाओगे, ठीक है। और जब आप मिडिल माइल वाले मतलब रोड वाले लाइन हॉल से भी जाओगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेकिंग में आप पकड़े ही जाओगे। तो अब ये सब नहीं हो सकता, अब मतलब पहले भी जिसको नहीं हो सकता था पहले, बट वो ये ना कि ये सब करना क्यों है। अब वो तो देखो उसका तो कोई जवाब नहीं है ना। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड में रिस्क ही रिस्क है और रिवॉर्ड नहीं है कुछ। मतलब जिसको भी मतलब वीड बेटर ऐसे यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो सकती है। लोग सिर्फ भेजने की बजाय थ्रिल के लिए भी बहुत चीज़ें करते हैं कि करके देखते हैं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा हमारे तक। मतलब लीगैलिटीज में रह के करनी चाहिए। अगर किसी को इतना ज़्यादा वीड का वो है तो थाईलैंड जाए, एम्स्टर्डम जाए, जहाँ चीज़ें लीगल हैं। बट सही है, बहुत मज़ा आया। कुछ एक लास्ट हमारा रैपिड फायर राउंड होता है। हाँ जी। फेम, मनी या पावर में से आपको एक चीज़ पिक करनी हो तो क्या पिक करोगे? मतलब मेरे को एक्चुअली तीनों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। कोई तो एक पिक कर लो यार जिसमें देखो, लीस्ट इंटरेस्ट हो। मतलब वैसे यार फेम वाले तो आप लगते नहीं। मेरा तीनों में कोई खास कोई इंटरेस्ट खास नहीं है। हाँ, अब पैसे जिसके पास आ जाते हैं ना, उसका पैसों में इंटरेस्ट नहीं रहता उसके यार बाद। देखो ऐसा मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ये देखा था, मेरे पापा जब तक मैं जॉब पे भी था 20-25 हज़ार रुपए की सैलरी पे थे, ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरे लिए ना 20 लाख, 20 करोड़, 20 हज़ार, सब सेम ही है। मतलब 20 हज़ार से 20 लाख में आप मान सकते हो थोड़ा डेल्टा मुझे पर्सनली फील होता है। हाँ। बट 20 लाख से 20 करोड़ में मुझे उतना डेल्टा फील नहीं होता, मेरे ऐसे शौक ही नहीं है। पोकर था वो भी बंद हो गया। हाँ बट वो वैसा शौक नहीं था, उस रेंज का शौक नहीं था, वो नीचे वाली रेंज में था। 20 लाख के अंदर ही था वो। हाँ। दो फाउंडर जो आपके साथ आइलैंड पे स्टक हो जाएं, कौन से ऐसे दो फाउंडर चाहोगे आप? दीपेंद्र गोयल और दूसरा आई वुड प्रेफर दीपेंद्र गोयल क्यों? ये जोमेटो एक कंपनी में मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब इंस्पायर करती है बहुत चीज़ें कर करके। बिकॉज लॉजिस्टिक्स में काफी मतलब वो है अभी इनका। भी मतलब लाइक हर डोमेन पे मुझे उनमें स्टार्टअप वाली फील कभी लूज होती नहीं फील हुई मुझे एज एन आउटसाइडर भी। मतलब कल्चर है Zomato काफी वो। में, हाँ कल्चर बहुत स्ट्रांग है। दूसरा आई वुड पिक समवन लाइक अ ड्रूवा टाइप की कंपनी। हाँ मतलब जो ये टेक में कुछ क्या नाम है, मतलब फोड़ने वाली कंपनी कि कोई ऐसा टेक कंपनी, टेक के फाउंडर्स बहुत सारे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन। बट कुछ वैसा इंडिया से इमर्ज हुई हो खासकर। राइट। कोई ऐसा रिस्क, जो बिजनेस का रिस्क तो हमने समझ ही लिया आपके, बट कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्क आपने लिया था लाइफ में उसके अलावा? बिजनेस रिस्क, हाँ मतलब यार स्टार्ट करना इतनी ये लो तो है ही, फैमिली हाँ, लो बिल्कुल। फैमिली इनकम पे पर्सनली बहुत बड़ा रिस्क है। यू हैव नो फाइनेंशियल सपोर्ट इन योर इकोसिस्टम। हालांकि बहुत बड़ा स्टेप था। हाँ हालांकि मुझे पता है कि इसका आंसर आप क्या दोगे, बट फिर भी मैं पूछता हूँ, अगर आपको आज, मेरे को लगता कि $1 मिलियन देने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, उतने तो आपके पास होने ही वाले हैं। अगर $10 मिलियन दे दें आपको आज और एक ही दिनों खर्च करने का, तो कहाँ खर्च करोगे? $10 मिलियन यार इतने नहीं चाहिए, नहीं करने खर्च। ऐसे शौक पालने ही नहीं है। आ जाए और बोला जाए कि खर्च नहीं है भाई, फिर क्या करोगे? खर्च नहीं है तो पड़ेंगे खर्चने, मतलब मैं शायद ये किसी ऐसी कंपनी को दे दूं जो कुछ क्या नाम है इंडिया में कुछ मतलब कोई बहुत क्रांतिकारी सोच ला रहे हो, इसमें कोई भरोसा हो। मैं किसी इंडिया की ग्रोथ पे दे सकता हूँ इतने पैसे, मेरे को पर्सनली नहीं खर्चने। अच्छा। मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कहीं, और आइडियली ऐसे डोमेन चूज करूँगा जो इंडिया को उठाए। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, इफ एट ऑल? हाँ मतलब बहुत रहे होंगे यार। कोई ऐसा मेजर ये हाईलाइट? भी है कि मैं मतलब एक बार श्रीलंका के कसिनो में बहुत पैसे हार गया था, 4 लाख रुपए 5-6 लाख रुपए को बैंक बैलेंस पे, तो वो बहुत एम्बैरेसिंग था। मुझे फील हो रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरा अगला क्वेश्चन का मेरे को लगता नहीं कि एक बार मैं जीता भी था, तो मैंने वहाँ किसी आदमी को रोते हुए देख लिया था,
उसको दे आया था मैं, वो भी मुझे घर आके बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई कि मैंने क्या किया मैंने। एक तो जीता और दे भी आया, हाँ, ऐसे ही दे दिया बस रैंडम। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है। कोई ऐसी चीज जिस पे आपको रिग्रेट हो स्पेंड करने का मनी? गाड़ी। गाड़ी रिग्रेट होता है? हाँ यार, अब फील होता है, पहले क्यों? शौक में ले लिया, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट फील होने लग गया। मतलब किसी को अगर नई गाड़ी लेनी हो, हाँ, जैसे आप तो मेरे बहुत को इजीली, गाड़ियों का कोई शौक नहीं है, बट नहीं नहीं मैं गाड़ी नहीं पूछूंगा, रिकमेंडेशन ऑफ कार्स नहीं पूछ रहा, हाँ, बट जैसे आपने बोला कि यार मैंने उस टाइम पे शौक में ले ली और आपके ओवरऑल जो आपका एग्जिट मिला था उसके अंदर वो बहुत स्मॉल एक्सपेंस होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। गाड़ी वॉज नॉट अ मेजर एक्सपेंस टू यू, बट उसके बावजूद भी रिग्रेट हो रहा है आपको? हाँ, मतलब वैसे हो रहा है, और जगह जो मैंने खर्च करे, पैसे इन्वेस्ट करे, हाँ उससे वो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में वो पैसे डालता थोड़ा हाँ, जो है ना, कुछ शुरू से होता है मतलब ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता गाड़ी लेने से? हाँ, नहीं पड़ता फर्क। ये मतलब दो मुझे नहीं पड़ता पर्सनली, मैं चलाता नहीं हूँ। हाँ हाँ, तो ड्राइवर के मजे लेने के लिए मैं क्यों गाड़ी सही बात है। ओके, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर मैं बोलूं, कौन आपके माइंड में आता है? जोमेटो वाला आता है। उसके अलावा वो तो आपने बोल ही दिया। यार बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, अच्छे स्टार्टअप्स आप देखो इंडिया से। कौन कौन से हैं, ये ड्रूवा मैंने मेंशन वो करी भी थी आपने कह आपको। दिया। अमागी मीडिया लैब्स मुझे लगता है बहुत इवॉल्व हो गया वहाँ, जिसका मुझे पता है बेसिकली, वो मैं रेफर कर सकता हूँ यहाँ। क्लियर टैक्स लगता है, उसका मुझे थोड़ा आइडिया है। अर्चित है ना वो तो? हाँ जी, हाँ जी, ही वाज माय सीनियर इन कॉलेज। ओके, उसके अलावा भी है, मतलब और इवॉल्व हो रहे हैं विद टाइम। मुझे मतलब जिन लोगों से मैंने इंस्पिरेशन लिए, मैं उन लोगों का थोड़ा कर सकता हूँ। मुझे अंकित नागोरी जो करते हैं वो अच्छा लगता है, हमारा आईआईटी गुवाहाटी के वो गॉड है। ठीक है, ट्रू। हाँ, तो वो वाली फील आती है। बाकी हाँ, थोड़ा कुछ फ्रेंड्स कुछ अलग करें लाइफ में, कुछ वो ले। मेरे को ऐसे भी दोस्त है मेरे जिन्होंने अच्छी जॉब छोड़ छाड़ के स्कूबा डाइविंग करी लाइफ में। अच्छा, हाँ, और फिर सिर्फ वही कर रहे हैं हम? स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर बन गए। क्या बात है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, मतलब बहुत हाई पेइंग आपका जॉब है छोड़ ऐसा के। कोई पैशन? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई पैशन नहीं है। कुछ मतलब बिजनेस के अलावा कुछ ऐसी चीज जो मैं सब ऐसा छोड़ छाड़ के करना चाहोगे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, हाँ जी। टेक में मेन इंटरेस्ट है? हाँ, थोड़ा टेक वो अच्छा लगता है, और मेरे को आदत हो गई एक्चुअली इन चीज़ों की ना। अब इन चीज़ों से बाहर जाता हूँ तो बोरियत फील होती है। मैं कोड करने में सुकून है? नॉट जस्ट कोड करने में, अब मैं कोड उतना नहीं करता, इतना पहले करता था, बट हाँ स्टिल क्वार्टर में उठा लेता हूँ एक बार ऐसी, अच्छा। जस्ट टू फील रेलेवेंट इन लाइफ। और बाकी मेरे को थोड़ा जैसा मेरा रूटीन बन गया है, हर चीज थोड़ा थोड़ा समझने वाला, आगे देख के चीज़ें करने वाला, मैं उससे बाहर जाता हूँ ना, बहुत ऑकवर्ड फील होता है। रूटीन थोड़ा है क्या वैसे आपका by the way? फैमिली के साथ भी अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ मैं वीकेंड्स पे। पहले अच्छा। मेरा बच्चा कब 2 साल का हुआ था मुझे पता नहीं चला था पहले। अब थोड़ा मैं उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, रात को मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। पहले मैं 3-4 बजे तक काम ही करता था रात को। अब आपका रूटीन क्या है वैसे? उठ जाता हूँ मैं डेली, थोड़ा वैसा हो गया, 8 साढ़े 8 तक उठ जाता हूँ। अच्छा। जनरली 10 से 12 तक कुछ वैसे एक्टिव रहता हूँ, आज क्या करना है, चीज़ें क्या हैं और क्या चल रहा है। 12 से 5 जनरली मीटिंग्स करता हूँ। 5 से बाद एग्जीक्यूशन टास्क उठाता हूँ जो मुझे खुद करने होते हैं, चीज़ें तो ऐसे। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत लोगों से मिलना जुलना, ऐसे क्लासेस। मंडे टू फ्राइडे ये वर्क? मंडे टू फ्राइडे भी, सैटरडे संडे भी मैं ऐसा कहीं अनटिलनेस कहीं जा ना रहा हूँ तो मैं अवेलेबल रहता हूँ। मैं एंटरप्रेन्योर्स से मिलते रहता हूँ, बहुत सारे बच्चों से मिलते रहता हूँ, फच्चे कॉलेज के, उनसे मिलता कॉलेज रहता वालों हूँ। को फच्चा बोला जाता है तो उनसे मिलता रहता हूँ, और भी आईटी में खासकर काफ़ी फच्चे लोगों बोलते से हैं। मिलता रहता हूँ। कई सारे मतलब इन्वेस्टमेंट फंड्स वाले सर्कल में भी लोगों से मिलता रहता हूँ, समझते रहता हूँ क्या अच्छा चल रहा है, किस तरफ चूज़ करना है, सबकी आइडियोलॉजीज कैसे इवॉल्व हो रही हैं। तो वही समझते समझते कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ की पेड लर्निंग ग्रो ना हो। फिटनेस पे ध्यान या कुछ जिम पहले तो वगैरह? बिल्कुल नहीं था, अब थोड़ा बहुत देता हूँ मैं। जिम? स्टेयर्स वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा नहीं, उतना ही बस? रनिंग एंड ऑल नथिंग? थोड़ा बहुत अच्छा, ओके। जॉगिंग टाइप्स और क्या नाम है, वैसे ही टहल लिए टाइप्स। शार्क टैंक देखा होगा आपने? देखते हो? फर्स्ट सीजन देखा था, उसके बाद फेवरेट शार्क? फेवरेट शार्क यार मेरे को देखो पर्सनली तो ऐसा कोई वो नहीं है किसी के अगेंस्ट कुछ है वो, बट आई वुड प्रेफर अमन गुप्ता। मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, मैं बोलने वाला था वही बोलोगे। समहाउ आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो अमन वाली कैटेगरी में ज़्यादा वाइब करती है। प्रॉफिटेबल नहीं यार, प्रॉफिटेबल। मतलब प्रॉफिटेबल वाली बात नहीं है, मैंने तो बहुत लॉस मेकिंग चलाया है, ऐसा कुछ नहीं है।
इट्स जस्ट दैट कि मैं इतना और पर्सनली जानता नहीं हूँ, मेरा अमन को कोई जानता नेगेटिव पॉजिटिव बायस किसी ने ना, अमन को भी नहीं जानता इतना, बट वही है कि जैसा मैंने सुना है, मैंने 1-2 एपिसोड्स देखे थे, हाँ। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा साउंड करे वो, मतलब मेरा किसी के अगेंस्ट कोई पॉजिटिव नेगेटिव बायस नहीं है। बुक्स पढ़ते हो? हाँ, मतलब फेजेस के साथ, पहले पोकर की पढ़ता था कभी मैथ्स की पोकर के बहुत तो पढ़ता दीवाने हो हूँ, आप। कभी अब थोड़ा बहुत मार्केट्स वगैरह की पढ़ता हूँ। अच्छा। मुझे थोड़े बहुत पब्लिक मार्केट्स की? फंडामेंटल एनालिसिस टाइप की चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, और भी थोड़ा बहुत स्टोरीज वगैरह भी पढ़नी कोई चाहिए एक आधी बुक रिकमेंड करनी हो अगर तो? यार मैं पर्सनली जनरली रिकमेंडेशंस में बिलीव नहीं नहीं करता। बिलीव करते? हर आदमी अपनी लाइफ में अपने चॉइसेस के हिसाब से चलता है, सही। चलना चाहिए। ओके, दिस एंड्स आवर रैपिड फायर राउंड। थैंक यू सो मच मैं फॉर थोड़ा बीइंग बोर सा आदमी हूँ, तो आई होप अरे मैंने नहीं आपको नहीं, बोर नहीं किया। हमने आपसे इतनी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स पूछी और आपने बहुत क्रिस्प और बहुत इंटरेस्टिंग वे में उनको बताया। आई एम श्योर ऑडियंस विल लव इट एंड पीपल विल गेट टू नो सो मच अबाउट दी लॉजिस्टिक स्पेस, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी का जो सबसे मेजर जो प्ले है वो क्या है और कैसे है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। आपको कुछ बोलना हो ऑडियंस को तो नाउ इज़ द टाइम। कुछ नहीं यार, थैंक्स, एंड मतलब लिव योर पैशन, जिस चीज़ में खुशी मिले वो करो। हाँ, जो चीज़ एड्रेनलिन रश दे, जो चीज़ आप खुद को जिस चीज़ तरफ बढ़ते देखना चाहो उस तरफ सोचो, करते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, और एंड जिनको इवेंचुअली विल फील गुड एज वेल। और जिनको स्टार्टअप में अपने इन्वेस्टमेंट रेस करनी है, दे कैन ऑल्सो रीच आउट टू यू ऑन लिंक्डइन। हाँ, मतलब लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, किसी को थ्रू जानते हो तो रीच आउट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि उसमें फिर कहीं से कोई ट्रस्ट फैक्टर भी इसके आता है बाद मुझे additionally। मैसेज आते हैं, पता है पहले एक को किसी को हमने बुलाया था एज गेस्ट, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब उनका डील फ्लो ऐसा हो गया कि मेरे पे रोज़ मैसेज आए होते हैं कि भाई उनसे कनेक्ट कर दो। अब मैं भी कितनों से कनेक्ट करूँ, अब मेरे को उनसे तो पूछना पड़ता ये है। इसी वजह से तो कनेक्शन लेना सही रहता है ना, कि अगर आप रेफरेंस, रेफरेंस सबको नहीं करोगे। करेक्ट, ट्रू, फिल्टर मैं भी करके पर्सनली करोगे। अगर मेरे को रीच आउट करता है किसी से कनेक्ट करने को, 10 में से मैं 2 को करता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली आपका भी एक हो आगे का जाता वो है खराब साथ में होता है ना। स्टेक पे। हाँ हाँ, बिल्कुल, बट थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक्स अ लॉट।